हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स को वन शॉट पे देख रहे थे। इसके पहले वाली वीडियोस तक हमने चैप्टर 1 वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र, चैप्टर 2 आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता तथा तीसरा चैप्टर वैद्युत धारा, इनके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी वन शॉट पे देखा और सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को भी हमने वन शॉट पे देख लिया था। तो आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर हमारा 4 है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले वर्षों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, उन सभी प्रश्नों का आज ये वन शॉट है। और ये जान लो, इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न आने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये आपका जो वीडियो है, इसमें आपके सभी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को यार आज के इस वीडियो पे आपको बताने वाले हैं। तो ये आज का जो वीडियो होने वाला है ना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एकदम मस्त तरीके से आपको, अगर आप लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाला चैप्टर मस्त तरीके से तैयार करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है। और जो लोग नए हो बता दें, इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे 12 फिजिक्स वन शॉट की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मस्त तरीके से हमने उन तीनों चैप्टर्स को क्लियर किया है। तो आज के इस वीडियो से चैप्टर 4 आपका शुरू हो रहा है। तो सब लोग कॉपी पेन निकाल लेना, मस्त तरीके से एक एक टॉपिक को समझना, ठीक है। देखो, जो चीज मेन बातें हो वो कॉपी पे नोट भी करते रहो, जिससे आपकी तैयारी थोड़ा मस्त हो जाएगी, ठीक है। ऐसे सुनते रहोगे तो फिर बातें निकल जाएंगी, तो इसलिए थोड़ा आप कोशिश किया करो, अगर कोई मेन बात हुआ गई तो उसको नोट कर लिया करो, ठीक है। तो शुरू करें सिंपल हम लोग चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जितने पेपर में पूछे जाते हैं। तो भैया मस्त तरीके से हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व को। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ लो कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग हल्के में न लेना कि ये छोटा क्वेश्चन है, ये बड़ा डेरिवेशन है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। जितने टॉपिक यहाँ पे पढ़ाएंगे, आप बस ये सोच लो कि अगर आपने अब पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, तो अब आपको इनमें से एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। तो एक एक चीज़ को मस्त तरीके से पढ़ना और अच्छे से समझना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक इस आप लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाला चैप्टर शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। पहली परिभाषा है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। अभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी देखेंगे, टेंशन ना लो। पहली परिभाषा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो देखो, पढ़ लो परिभाषा। कहा गया किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई आवेश अपने ऊपर चुंबकीय बल का अनुभव करे, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे यदि कोई आवेश हो तो वो अपने ऊपर किस बल का अनुभव करे, चुंबकीय बल का अनुभव करे, तो उस बल को, मतलब चुंबकीय बल का अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। मान लो अगर आपके पास कोई चुंबक है इस टाइप से, ठीक है, ये चुंबक का N ध्रुव, ये चुंबक का S ध्रुव, इस टाइप से। अगर मान लो ये चुंबक के चारों ओर का, यहाँ पर का ये चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे अगर कोई आवेश हो, तो वो आवेश क्या करे, चुंबकीय बल का अनुभव करे, ठीक है। ये आवेश जो है इस चुंबक के कारण किस बल का अनुभव करे, चुंबकीय बल का अनुभव करे। तो ये जहाँ तक चुंबकीय बल लगेगा, मान लो आवेश अगर यहाँ तक है, तो अगर आवेश यहाँ पे आता है और ये आवेश जब आता है, तो ये चुंबक के कारण क्या करता है, चुंबकीय बल का अनुभव करता है। तो जिस क्षेत्र तक चुंबकीय बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। जैसा कि कहा गया, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई आवेश अपने ऊपर चुंबकीय बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ये बात होती है। अब इसके बाद कहा गया यह चुंबकीय बल, और ये जो चुंबकीय बल की बात की गई कि चुंबकीय बल का अनुभव करे, यह चुंबकीय बल एक प्रकार का लॉरेंज बल होता है, ठीक है। ये चुंबकीय बल एक प्रकार का लॉरेंज बल होता है, और यहाँ से इसका भी फॉर्मूला जान लो, न्यूमेरिकल में काम आएगा। चुंबकीय बल को लॉरेंज बल भी बोलते हैं, और इसका सूत्र होता है F बराबर QVB sin थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। जहाँ F क्या होता है, चुंबकीय बल लिख देते हैं। जहाँ F आपका क्या है, जहाँ F आपके पास है चुंबकीय बल या लॉरेंज बल, ठीक है, चुंबकीय बल या लॉरेंज बल है। Q आपका क्या है, Q है आवेश, ठीक है। V क्या है आपके पास, V वेग है, ठीक है। और आपका B क्या है, B आपके पास है चुंबकीय क्षेत्र,
ठीक है, यहाँ से ध्यान जाओ, बी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो लिख सकते थे कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बी होती चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोल सकते हो या सीधा सीधा चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हो। ठीक है, तो बी क्या है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ से F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, थीटा क्या होता है, कोण होता है किसके किसके बीच का, ये आपका किसके किसके बीच का कोण होता है, ये V और B के बीच का कोण होता है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से आप चाहो तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो, अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, यहाँ से जैसे F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा है, F बराबर है क्यू वी बी साइन थीटा। अगर यहाँ से आप B का मान निकाल लो, यहाँ से अगर आप B का मान निकाल लो, तो देखो मात्रक निकालने के लिए आपको इस साइन थीटा को हटा लेना है। ठीक है, क्योंकि थीटा कोण वैसे भी उससे मात्रक निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या रखना है, B को रखना है, और ये जो क्यू वी इधर गुणे में नीचे भाग में आ जाएगा, तो F बटा क्यू वी बराबर बी। ठीक है, साइन थीटा चाहे तो रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा यहाँ पे लगाए रहो, यहाँ पे नीचे भी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो बी बराबर क्या आ रहा है, एफ बटा क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, अगर यहाँ से आपको बी का मात्रक निकालना है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, तो बी का मात्रक क्या आ जाएगा, बी का मात्रक। ठीक है, अगर आपको बी का मात्रक निकालना है तो बी का मात्रक यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो बी का मात्रक, देखो बल, बल होता है एफ, तो एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या चीज़ होता है, न्यूटन। ठीक है, और बटे में Q, Q क्या होता है, आवेश। आवेश का मात्रक जानते हो, आवेश बराबर होता है Q बराबर क्या सूत्र होता है, I इंटू टी। ये तो सूत्र होता है Q बराबर I इंटू टी। I होती धारा, तो धारा का मात्रक एम्पियर, और गुणे में टी, टी का मात्रक समय अर्थात सेकंड, एम्पियर सेकंड होता है इसका मात्रक। ठीक है, Q आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड, इंटू V। V क्या होता है आपका, V है आपका वेग। वेग का मात्रक याद रखना, वेग का मात्रक होता है मीटर बटा सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मीटर प्रति सेकंड, मतलब मीटर बटे में सेकंड। ये होता है किसका मात्रक, वेग V का मात्रक। और साइन थीटा कोण है तो उसका मात्रक तो होगा नहीं। ठीक है, तो न्यूटन हो गया, F का मात्रक, Q का मात्रक एम्पियर सेकंड, V का मात्रक मीटर बटा सेकंड। ठीक है, क्योंकि V वेग है, तो यहाँ से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, आपके पास मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर बोलो या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बोलो। तो यहाँ से आपको चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक याद रखना है, क्या मात्रक होता है, बी का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए हमने बताया ये मात्रक आता कैसे। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, नहीं हम सीधा सीधा यहाँ पे मात्रक आपको लिख के बता देते हैं। ठीक है, अगर इसको चाहो तो कॉपी पे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लो, इधर वाला इरेज करके। अब सीधा सीधा हम आपको मात्रक लिखे दे रहे हैं। बी के आपके एक दो मात्रक और होते हैं, उनको भी जान लो, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में काम आएंगे। ठीक है, तो बी का पहला मात्रक हमें मिला है चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक। बी का मात्रक, एक मात्रक हमें कौन सा मिला, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, पहला मात्रक हमें चुंबकीय क्षेत्र का मिला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, दूसरा एक मात्रक इसका याद रखना, इस चुंबकीय क्षेत्र का एक दूसरा मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका एक मात्रक और होता है, इसका एक मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, तीन मात्रक इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखना। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के आपको कौन कौन से मात्रक याद रखने हैं, पहला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा टेस्ला। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक होते हैं। तो सिंपल सी अभी पहला टॉपिक था इस चैप्टर का, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई आवेश अपने ऊपर चुंबकीय बल, जिससे चुंबकीय बल को क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल का अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, और यह चुंबकीय बल जो होता है लॉरेंज बल होता है, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ एफ चुंबकीय बल या लॉरेंज बल है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अगर बी के मात्रक की बात करें, मात्रक आपने देखा कैसे, इसी सूत्र से बी बराबर एफ बटा क्यू वी साइन थीटा से हमने वाला मात्रक निकाला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, तो इस टाइप से तीन मात्रक होते हैं, परिभाषा ये रही। ठीक है, तो पहला टॉपिक सबको क्लियर है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसका मात्रक। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका इस चैप्टर का एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन होता है जो पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, अब हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक को अच्छे समझ से चलेंगे पूरा। अगर मान लो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, आप लोग इस वीडियो को बस देख लो तो आपकी मस्त तैयारी हो जाएगी। आपको ये नहीं लगेगा कि हमने पूरे साल नहीं पढ़ा था, अब ये कुछ नया पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस मस्त तरीके से वीडियो को आप लोग देखो, आपको एक पूरा चैप्टर इसी वीडियो पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप बात करते हैं भैया इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5 नंबर का फिजिक्स के पेपर में पूछा जाता है।
ठीक है, तो अब मस्त तरीके से इस टॉपिक को भी देखते हैं। तो सिंपल देखो, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, 5 नंबर का डेरिवेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें होता क्या, एकदम आसान है। अभी ये चित्र बनाना भी पूरा सिखा देंगे, टेंशन ना लो, एकदम आसान है। ठीक है, सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे लिखा क्या है, बायो सेवर्ट का नियम है क्या चीज़। देखो बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट ये 2 साइंटिस्ट के नाम है, बायो तथा सेवर्ट। बायो तथा सेवर्ट 2 साइंटिस्ट हैं फ्रांस के, जिन्होंने एक नियम दिया है। ठीक है, धारावाही चालक को लेके एक नियम दिया है और अपने उस नियम में क्या बताया है वो आपको इसमें पता चलेगा। ठीक है, तो आपसे कभी भी पूछ लिया जाए बायो सेवर्ट का नियम क्या है, तो मतलब बायो तथा सेवर्ट नामक 2 साइंटिस्ट थे फ्रांस के, जिन्होंने इस नियम को दिया है। ठीक है, आप पढ़ो, इसमें बताया क्या है। उन साइंटिस्ट ने कहा है कि इस नियम के अनुसार, हेडिंग लगी बायो सेवर्ट का नियम, हमने लिखा इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के लघु अवयव डीएल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पी पर क्षेत्र का मान डीबी निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, अभी कम समझ में आएगा, टेंशन ना लो, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका डीएल था। पहले देखो चित्र आपको सबसे पहले समझाते हैं। देखो मान लो आपके पास एक क्या है, धारावाही चालक, ये जो बना हुआ इस टाइप से आपके पास मान लो एक क्या है, धारावाही चालक। ये हमारे पास है धारावाही चालक। ठीक है, हमारे पास मान लो भैया एक धारावाही चालक है, जिसमें क्या, धारावाही चालक तो उसमें कुछ धारा भी बहेगी। मान लो इसमें कितनी धारा बह रही है, आई धारा बह रही है। ठीक है, अब हमने माना कि ये जो धारावाही चालक है इसकी पूरी लंबाई कितनी है, इसकी हम लंबाई मान लेते हैं एल। ठीक है, इस धारावाही चालक की पूरी लंबाई हम मान लेते हैं क्या, स्मॉल एल। ठीक है, इस धारावाही चालक की पूरी लंबाई हमने मान ली एल। अब ये नियम जो बायो सेवर्ट का नियम है, ये धारावाही चालक मान लो है, तो धारावाही चालक का आप क्या लो, अगर पूरी लंबाई एल है तो आप उस लंबाई का एक अल्पांश भाग लो, एक छोटा सा भाग ले लो। अल्पांश का मतलब एक छोटा सा भाग। तो अगर पूरी लंबाई इसकी एल है और अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा भाग ले, क्या उसे बोलते डीएल। ठीक है, अगर पूरा भाग एल है तो एक छोटा सा भाग आ जाएगा कितना, डीएल। ठीक है, और अगर हमें इसके कारण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़े, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़े, तो इसीलिए छोटा सा भाग लिया जाता है डीएल। और इस डीएल को लेने के बाद आप इससे आर दूरी पे एक चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहां से आप क्या करो, अगर आर दूरी यहां पे लो, ठीक है, यहाँ पे आर दूरी पे एक क्या मान लो, एक बिंदु पी मान लो, जिस पे आप क्या निकाल सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हो। ठीक है, ये दूरी आपने कितनी मान ली, आर दूरी मान ली। ठीक है, तो आप यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र डीबी निकाल सकते हो और यहाँ पे इसके बीच का जो कोण हो जाता है वो कोण कितना हो जाता है, थीटा कोण हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा इस टाइप का चित्र ऊपर बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो, यही चित्र है। अब इसमें बताया क्या गया है, इसमें ये बताया गया है कि ये जो आपका क्या चुंबकीय क्षेत्र डीबी है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसी पे बताया गया। देखो पढ़ लो, कहा गया इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के लघु अवयव जो डीएल है, डीएल के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी है, ठीक है, डीबी में किसी बिंदु पी पर क्षेत्र का मान, किसी बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी का मान है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किन किन कारकों पर निर्भर करता है वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो सिंपल चित्र सबको समझ में आ गया ना, कैसे चित्र बनाना है। धारावाही चालक है, उसकी पूरी लंबाई एल है, चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए एक छोटा सा भाग ले लेना डीएल, उससे आर दूरी पे एक बिंदु पी जिसमें चुंबकीय क्षेत्र डीबी निकालना है, ये इसके बीच में कोण थीटा बनेगा, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये जो डीएल के कारण जो पी बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी आएगा वो कुछ बातों पे निर्भर करेगा, यही बायो तथा सेवर्ट ने बताया है। अब किन किन बातों पे निर्भर करेगा वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो आप समझे इस नियम को, सिंपल चित्र समझ गए। आप देखो इसके बाद यहाँ से हमने लिखा किन किन बातों पे, कहा गया ना डीबी निम्न बातों पे निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं, निम्न कारकों या बातों पे निर्भर करता है। पहला कारक यह है कि यह लघु अवयव डेल्टा एल के समानुपाती होता है। ये आपका जो डीबी है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी है, ये जो लघु अवयव डेल्टा एल या डीएल लिख सकते हो, आपका क्या है डीएल, इस डीएल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो पहली बात लिखी गई कि यह लघु अवयव डीएल के समानुपाती होता है, मतलब कि डेल्टा बी लिखो या डीबी लिखो, कंफ्यूजन हो रहा है। डीबी जो हो जाएगा वो किसके समानुपाती हो जाएगा, डीएल के। पहली बात ये बताई गई, समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, आपसे कहा गया यह लघु अवयव डीएल के समानुपाती होता है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी होगा वो लघु अवयव इस डीएल के समानुपाती होगा, तो डीबी समानुपाती हो जाएगा डीएल के। ये समानुपाती का चिन्ह है, या इसे अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हो, डीबी अनुक्रमानुपाती डीएल या डीबी समानुपाती डीएल, ऐसे। ठीक है, दूसरी बात ये बताई गई कि यह चालक में बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है, मतलब ये जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी है। दूसरी बात ये बताई गई कि ये चालक में बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है, मतलब कि डीबी जो होता है वो समानुपाती होता है धारा आई के। ये दूसरी बात उन्होंने बताई। ठीक है,
ये दूसरी बात बताई। तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि यह अल्पांश डेल्टा एल तथा इससे आर मीटर दूरी पर बिंदु पी के बीच कोण थीटा की ज्या के समानुपाती होता है। कहा गया यह अल्पांश डेल्टा एल या डीएल, ये अल्पांश जो डीएल है, ये अल्पांश जो डीएल है तथा इससे आर मीटर, इस अल्पांश डीएल से आर मीटर दूरी पर जो बिंदु पी है के बीच जो कोण यहाँ पे थीटा बन रहा है, इसकी ज्या के समानुपाती होती है। ज्या समझते हो? ज्या होती साइन, ठीक है, ध्यान समझना। ज्या को बोलते हैं साइन, और अगर कोज्या का भी बोल दिया जाए, कोज्या, तो उसे बोलते हैं कॉस, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। ज्या को बोलते हैं साइन, कोज्या को बोलते हैं कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया थीटा की ज्या के समानुपाती होता है, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, जो डीबी हो जाएगा वो किसके समानुपाती हो जाएगा, अगर थीटा आपका है तो उसकी ज्या क्या हो जाएगी, साइन, तो डीबी जो समानुपाती हो जाएगा साइन थीटा के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। मतलब थीटा की ज्या, मतलब थीटा की ज्या कौन हो जाएगी, साइन, तो डीबी समानुपाती हो जाएगा साइन थीटा के। तो ये तीसरी बात उन्होंने बताई, ठीक है। अब इसके बाद चौथी बात उन्होंने क्या बताई, चौथी बात ये बताई कि यह अवयव डेल्टा एल से पी के बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह अवयव डेल्टा एल या डीएल से आर दूरी पे जो बिंदु पी है, ये दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो दूरी आर है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि ये जो डीबी होता है, व्युत्क्रमानुपाती बोले जब तो 1 के बटे में लिखना, ठीक है, इस टाइप से डीबी अनुक्रमानुपाती 1/r², इसे मान लो समीकरण 4। इस बार बात क्या थी, व्युत्क्रमानुपाती की। जब व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है तो 1 के बटे में वो चीज लिखी जाती है, ठीक है। कहा गया ना, यहाँ पे आप लोग देखो, जहाँ पे डेल्टा एल हम लिख देते हैं इसको डीएल कर लेना, ठीक है। सॉरी इसके लिए, क्योंकि आपका देखो किसी बुक पे डेल्टा एल करके भी दिया होगा, इस पे टेंशन न लेना। अगर डेल्टा एल करके भी लेते हो आप तो सभी जगह डेल्टा एल कर लेना, ठीक है। अगर डेल्टा एल करना तो यहाँ पे डीबी की जगह डेल्टा बी कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो डीएल से पी के बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1 के बटे में, तो आर के वर्ग अर्थात r² के, ठीक है। आर का वर्ग मतलब r² के वर्ग, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r² के अनुक्रमानुपाती बोल सकते हो, या r² के व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हो। तो डीबी व्युत्क्रमानुपाती r², ठीक है। तो डीबी ये चिन्ह लगा 1/r², ये हुआ समीकरण 4। तो ये 4 बातें उन्होंने बताई, ठीक है। बायो तथा सेवर ने कहा था कि इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के लघु अवयव डीएल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पी पर क्षेत्र का मान डीबी निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, लघु अवयव डीएल के समानुपाती, दूसरा धारा आई के समानुपाती, तीसरा जो कोण थीटा की ज्या के समानुपाती मतलब साइन थीटा के समानुपाती, चौथा जो दूरी आर है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो डीबी ये आपका चिन्ह अनुक्रमानुपाती वाला बटा 1/r², ठीक है। ये हो गया। आप देखो फॉर्मूला निकालने के लिए आगे हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, लिख देना है समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, ठीक है। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, ठीक है, ये आपको लिखना है। अब अगर आप देखो 1, 2, 3 और 4, इसमें आपको क्या कॉमन दिखेगा, डीबी 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 डीबी, मतलब चारों में डीबी दिख रहा है, तो इस डीबी को एक बार लिख लो, ठीक है। फिर ये वाला चिन्ह सब में आपको दिख रहा होगा कॉमन, ये वाला चिन्ह, इस चिन्ह को भी बना लो। अब इसके बाद जो जो आपको दिख रहा है वो लिख लो। डीएल दिख रहा है, आई दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है और 1/r² दिख रहा है, सब लिख लो। डीएल दिख रहा है, आई दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है और 1/r² दिख रहा है, तो इसलिए 1/r² को आप ऐसे लिख सकते हो या इसके बटे में r² ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या लिख दिया, डीबी ये वाला अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, डीएल आई साइन थीटा बटा r², ठीक है। इन सबको संतुलित करने पे डीबी डीबी सब में था डीएल आई साइन थीटा बटा r², ठीक है, ये चीज आ गया। अब ये आपका बना क्या, समीकरण 1। अब अगर हम यहाँ से ये वाला चिन्ह हटाए अनुक्रमानुपाती का, तो यहाँ से आ जाएगा डीबी बराबर, ठीक है, ये आपका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नीतांक आएगा जो कि होगा μ0/4π, ठीक है। ये μ0/4π एक नीतांक हो जाएगा। और आगे क्या आ जाएगा, ये जो डीएल और आई लिखा है इसको आई को पहले कर लो, तो आई डीएल साइन थीटा बटा r², ये आपका बायो-सेवर्ट के नियम के लिए सूत्र हो जाता है आपके पास, ठीक है। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा तो एक नीतांक आया μ0/4π, ठीक है। और यहाँ पे आई आपका पहले आ गया तो आई डीएल साइन थीटा बटा r²। तो ये आपके पास बन के आया फॉर्मूला, डीबी बराबर μ0/4π आइडियल साइन थीटा बटा r², यही बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र है। यहाँ पे समझ लो μ0/4π क्या एक नीतांक है, जहाँ μ0/4π नीतांक है और इसका कुछ मान भी होता है 10⁻⁻⁷,
10 की पावर -7 और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लेना, जहाँ μ0/4 एक नियतांक है और इसका मान होता है 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसका मात्रक है किसका? μ0/4 का। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, ये μ0 क्या होता है? जहाँ μ0 को क्या बोलते हैं? μ0 को समझ लो, μ0 को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। μ0 को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना, निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं इसे। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता, μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। जैसे हमारे पास विद्युत वाले में चैप्टर में नहीं था एप्सिलॉन नॉट, तो उसे निर्वात की विद्युतशीलता बोलते थे, वैसे इसमें होता है μ0 जिसे बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, तो ये सिंपल सा टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम। सूत्र क्या आता है? dB बराबर μ0/4 आइडियल साइन थीटा बटा r स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे पेपर में आते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का वीडियो इसके बाद में आएगा। ठीक है, इस वाले वीडियो के बाद में, तो इसमें हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको इन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले हो आपको अच्छे से सारे तैयार कर लेने। ठीक है, तो सिंपल सा समझ में आया ना, ये वाला डेरिवेशन बायो-सेवर्ट का नियम सिंपल इसी टाइप से आपको कर देना है। पहले जो बायो तथा सेवर्ट ने बताया वो, फिर 4 बातें जो बताई उसके अनुसार ये चार समीकरण बने, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, 4, चारों समीकरण को संतुलित कर देना समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। तब ये हमें फॉर्मूला मिला, जहाँ μ0/4 पर एक नियतांक है जिसका मान 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। और μ0 को क्या बोलते हैं? μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक क्लियर है आपका बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको ये टॉपिक समझ में आया। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। ठीक है, तो आप बात करते भैया अगला टॉपिक। अगला ये जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मस्त तरीके से हम लोग इसे भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, निर्वात की चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में संबंध लिखिए, या आप कह सकते हो μ0 × ε0 का मान बताइए। ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वात की चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में संबंध पूछ लेता है, या आपसे कह देता है μ0 ε0 का मान बताओ, मतलब μ0 × ε0 का मान। यहाँ पे बीच में कुछ नहीं लगा तो मतलब गुणे का निशान है। ठीक है, μ0 × ε0 का मान बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल से हम लोग इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, बात करें अगर सिंपल, आपको देखो μ0 का भी मान पता है, ε0 का भी पता है। तो सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं, देखो इसे देखते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता μ0 बराबर। ठीक है, सबसे पहले समझो निर्वात की चुंबकशीलता का भी हमने मान बताया। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता का मान अभी हमने बताया क्या होता है μ0 का मान। ठीक है, μ0/4 का मान हमने आपको बताया था, क्या बताया? 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये अभी आपको मान बताया। ठीक है, μ0/4 बराबर 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगर यहाँ से हमें केवल μ0 का मान चाहिए तो हम 4 जो भाग में उधर गुणे में भेज देंगे, तो μ0 बराबर हो जाएगा 4 × 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, μ0 बराबर 4 × 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू मिली? μ0 की। अब इसके बाद अगर बात करें निर्वात की विद्युतशीलता की, निर्वात की विद्युतशीलता की। ठीक है, तो निर्वात की विद्युतशीलता के लिए हमें एक मान पता है किसका? 1/4πε0 का। 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इतना सबको पता है ना। 1/4πε0 बराबर 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अगर यहाँ हमें ε0 का मान निकालना है तो इस ε0 को उधर भेज दो और इस 9 × 10 की 9 को नीचे ले लो। ठीक है, यही करना पड़ेगा ना। तो 1/4π ये इधर है तो ये नीचे आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9 और ε0 आपका उधर चला जाएगा। तो सीधा ε0 की वैल्यू क्या आ गई? 1/4π गुणे में 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गया। ये आपके पास किसका मान मिल गया? ये आपके पास मान मिल गया ε0 का। मात्रक वही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, सिंपल देख लो। ε0 का मान निकालना तो ε0 उधर भेज दो, ये 9 × 10 की पावर 9 नीचे आ गया। तो ε0 बराबर 1/4π गुणे 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, अब हमें ε0 की भी वैल्यू मिल गई, μ0 की भी मिल गई। अब हमें निकालना किसका मान है? μ0 ε0 का। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं मान। हमें मान निकालना है μ0 × ε0 का। तो μ0 का मान कितना है? μ0 का 4π × 10 की पावर -7, 4π × 10 की पावर -7 इंटू ε0 का मान कितना है? 1/4π गुणे 9 × 10 की पावर 9, 1/4π
गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9। देख लो दोनों की वैल्यू सेम हमने लिखी ना सही से। 4 पाई गुणे 10 की पावर -7, इधर है 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लो सिंपल भैया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचेगा क्या म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 10 की पावर -7 यहाँ बचा, क्योंकि 4 पाई से तो 4 पाई कट गया, बचा कितना 10 की पावर -7 गुणे में 1 बटा कितना बचा, 1 बटा बचा 9 गुणे 10 की 9। ठीक है, इतनी वैल्यू बची। अब अगर हम इसे हल करें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर ये जो 10 की पावर -7 नीचे, अगर इसको ऐसे कर दे 10 की पावर -7 नीचे, अगर इसको ऊपर भेज मतलब ये जो ऊपर है इसे नीचे ले ले तो 1/9 गुणे 10 की 9 पहले से, ये 10 की पावर -7 अगर नीचे आ जाएगा तो 10 की पावर +7 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग करते नहीं, अगर 10 की पावर 7 नीचे उसे ऊपर ले जाते हैं तो 10 की पावर -7 हो जाता है, वैसे ही अगर 10 की पावर -7 ऊपर है तो उसे नीचे लोगे तो +7 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे अगर हल कर ले तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/9 गुणे 10 की पावर 9 और 7 मिलके 10 की पावर 16। ठीक है, 9 और 7 जोड़ोगे 16 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करें, हमें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिली 1/9 गुणे 10 की पावर 16। अब अगर इसे हम क्या करें, इसे सॉल्व करें तो यहाँ से आप बना सकते हो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर, अगर हम यहाँ पे इसे बना ले ऐसे 3 गुणे 10 की पावर 8 का स्क्वायर, तो क्या ये वही चीज़ लिखी है। देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 10 की पावर 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 10 की पावर 8 का स्क्वायर का मतलब है 10 की पावर 8 गुणते 10 की पावर 8, तो 8 और 8 घात जुड़ के क्या हो जाएगी 16, इसलिए हमने क्या लिख दिया 10 की पावर 8 का स्क्वायर। तो बताओ ये 3 गुणे 10 की पावर 8 किसका मान होता है, आप लोग खुद सोचो 3 गुणे 10 की पावर 8 किसका मान होता है। आपको पता है कि आपका जो क्या होता है सी का मान। ठीक है, सी क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, चूंकि प्रकाश की चाल c बराबर, ठीक है, प्रकाश की चाल आपको पता है c बराबर कितनी होती है, प्रकाश की चाल c बराबर कितना होता है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू सबको याद है कि नहीं, c बराबर 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये जहाँ पे आपका 3 गुणे 10 की 8 है, आप वहाँ पे c लिख सकते हो कि नहीं, जो कि प्रकाश की चाल होगी। ठीक है, जो कि प्रकाश की चाल होगी। तो यहाँ से हम लिख देते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/3 गुणे 10 की 8 की जगह हम c लिख सकते हैं, तो यहाँ से c लिख दो और ऊपर स्क्वायर लगा इसलिए c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे 1/3 गुणे 10 की 8 का स्क्वायर था तो 1/c स्क्वायर हो गया। अब अगर क्या करें, हम इस c स्क्वायर को इधर ले लें और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को नीचे भेज दें तो c स्क्वायर बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब अगर क्या करें, हम ये स्क्वायर हटाए तो उधर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर हटाए तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो c बराबर आ जाएगा √1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। देख लो c बराबर क्या आ जाएगा 1/अंडर, मतलब अंडर रूट लग जाएगा पूरे में, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लगेगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसका अंडर रूट निकाले तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही आ जाएगा, बटे में इसका अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये होता है c का मान। ठीक है, c का मान आपको याद रखना है, सूत्र ये वाला याद रख लेना, c बराबर 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वाली वैल्यू याद रखना, और एक वैल्यू कौन सी याद रखनी है, एक वैल्यू कौन सी याद रखनी, ये वाली। ठीक है, कहाँ गई ये c बराबर, जैसे वो आया। ठीक है, जैसे c बराबर वो आया, आपसे पूछा गया था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान क्या था 1/c स्क्वायर। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 1/c स्क्वायर, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ठीक है, ये आप क्या कर सकते हो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c स्क्वायर, इस टाइप से। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से आपसे एक चीज़ और पूछा जाता है, कभी कभी आपसे पूछ सकता है, मान लो आपसे पूछ लिया गया क्या, जैसे इस फॉर्मूले से एक सूत्र क्या बन सकता है, ध्यान से समझना, ये आपका √म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अगर ऊपर चला जाए, √म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाए और ये c नीचे आ जाए तो 1/c ऐसे हो जाएगा ना। सिंपल देख लो, ये ऊपर चला गया c नीचे आ गया, ये हो जाएगा। आपसे कभी कभी पूछ लेता है, आपसे कभी कभी क्या पूछ लेता है, आपसे पूछ लेता है कि √म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है, √म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ सकता है, या आपसे सीधा सीधा पूछ लेता है कि 1/√म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताओ। क्वेश्चन आपको एक दे रहे हैं, क्वेश्चन है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताइए। ठीक है, ये हमने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भैया आप 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताइए। तो आप मात्रक कैसे बता सकते हो, आपको अगर पता है ये वाला
कि 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, सी के। तो सी का मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा, जब सी का मात्रक मीटर पर सेकेंड है तो इसका मात्रक भी मीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, पहली बात तो आपको इसका मान याद रखना है कि 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का मान सी होता है, सी का मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइप से मान निकाला जाता है। सिंपल निर्वात की चुंबकशीलता का मान ये होता है, विद्युतशीलता का मान ये होता है। फिर आप इस टाइप से गुणा करके ये वाला फॉर्मूला बना सकते हो, C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला बना, यहाँ से μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c², या √μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताइए, सिंपल मीटर पर सेकेंड। ये आपसे सीधा सीधा इसका मान पूछ सकता है, तो इस टाइप से आप निकाल के दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी सबको क्लियर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए आपको ये करा दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी सबको समझ में होगा, एकदम सिंपल सा टॉपिक था। ठीक है, तो अब इसको भी नोट करो। आप देखते हैं अगला टॉपिक। तो दोस्तों अब बात करते हैं यार इस चैप्टर का एक और बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसके पेपर में आने के भी पूरी चांसेस रहते हैं। ठीक है, समझना डेरिवेशन कौन सा हमारा डेरिवेशन है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। ठीक है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो मस्त तरीके से हम लोग इसे समझेंगे। तो देखो सिंपल हेडिंग लग चुकी है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। सबसे पहले हमने लिखा, माना एक तार को मोड़कर आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई जाती है जिसका अल्पांश भाग dl है। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो मतलब आपको सबसे पहले एक तार लेना है, सिंपल समझना, एक आपको L लंबाई का तार ले लेना है। ठीक है, अब इस L लंबाई के तार को इस प्रकार मोड़ना है कि एक कुंडली बन जाए, इस टाइप से, इसको इस टाइप से आपको मोड़ देना है। ठीक है, इस तार को, और ये तार की लंबाई अभी भी L ही होगी क्योंकि मोड़ा है आपने। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मान लेना कि इस कुंडली का एक अल्पांश, जैसे उसमें अल्पांश लिया था वैसे इसमें मान लो एक अल्पांश हमारा ΔL है। ठीक है, आप ΔL से यहाँ पे आप कुछ दूरी पे यहाँ पे एक बिंदु ले सकते हो। ठीक है, कुछ दूरी पे यहाँ पे एक बिंदु हो जाएगा, मान लो कोई भी बिंदु मान सकते हो, जैसे O माना गया यहाँ पे O बिंदु। ठीक है, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, तो यहाँ पे भी बायो-सेवर्ट का नियम कार्यरत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका चुंबकीय क्षेत्र कितना है, dB है, इस टाइप से। ठीक है, और एक चीज होता है, जैसे आपका वृत्त होता है, वृत्त में अगर आपकी त्रिज्या जो होती है इस टाइप से। ठीक है, तो त्रिज्या जो होती है इस परिधि के साथ कैसा कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कोई भी अगर आप वृत्त या गोला है, अगर उसको आप इस टाइप से मिलाते हो, उसके केंद्र को किसी भी पॉइंट से मिलाते हो, तो बीच में जो कोण बनता है वो 90 होता है। तो यहाँ पे जो बीच का कोण बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इसलिए इसमें कोई धारा आई बह रही है इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी कुंडली बन के रेडी हो जाती है। चित्र आपका सामने बना हुआ है, सिंपल सा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ΔL या DL आप कुछ भी मान सकते हो। तो अब आपको सिंपल चित्र समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये चित्र बना हुआ है। हमने क्या किया था, एक L लंबाई की एक तार लिया है जिसको मोड़ के R त्रिज्या की एक कुंडली बनाई है। ठीक है, ये इसका केंद्र है कुंडली का और ये इसकी त्रिज्या R है। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या क्या है, R है। तो इस टाइप से कुंडली बनी हुई है, कुंडली का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है। यहाँ पे एक छोटा सा भाग देख सकते हो, इस टाइप से हमने बनाया, एक छोटा सा भाग dl है, और यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा वो dB लगेगा। और आपसे बताया जैसे वृत्त पे अगर केंद्र को आप किसी भी पॉइंट से मिलाते हो तो यहाँ पे 90 का कोण बनता है, इसलिए यहाँ पे कोण भी 90 का बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से तो सिंपल लिखा गया, माना एक तार को मोड़ के R त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई जाती है जिसका एक अल्पांश भाग dl है। आप लिखते हैं इस dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, लिख सकते हो dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र, डेरिवेशन करना है सूत्र का, तो dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र, dl के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे निकालना है, कुंडली के केंद्र पे, कहा गया ना धारावाही कुंडली के केंद्र पे। तो सूत्र क्या हो जाएगा, dl के कारण जो केंद्र O पर जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, dB बराबर μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन में R स्क्वायर, यही तो सूत्र था आपका।
बायो सेवर्ट के नियम का, डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से आपका थीटा कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे बीच का कोण 90 डिग्री का है, कोण 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री का थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा 90 डिग्री का हो जाएगा तो आप यहाँ पे थीटा की जगह 90 रख सकते हो। तो डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा की जगह 90 हो जाएगा साइन 90 बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ से आपको साइन 90 का मान पता होना चाहिए, साइन 90 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से कोष्टक में लिख देना, साइन 90 का मान कितना होता है बताओ, साइन 90 की वैल्यू 1 होती, तो यहाँ पे जहाँ साइन 90 उसकी जगह 1 रख देना। तो डीवी बराबर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 की जगह 1 आ जाएगा बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसे मान लो समीकरण 1। ये हमारे पास क्या आया है, डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इस छोटे से भाग डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास आया है। हमें निकालना क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पे, मतलब पूरी कुंडली के कारण, इस हमें पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना। अभी आपका एक छोटे से अल्पांश भाग डीएल के कारण निकला है, तो अब हम निकालेंगे पूरी कुंडली के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, पूरी कुंडली लिख सकते हो, ये आपका जो संपूर्ण कुंडली है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो आप लिखते हैं संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। संपूर्ण कुंडली, डेल्टा एल एक छोटा सा भाग था, तो संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, संपूर्ण कुंडली के कारण अगर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखो सिंपल, जैसे हमने गॉस की प्रमेय वाले व्यंजक देखे थे, उसमें अगर छोटे से भाग के लिए आपका विद्युत फ्लक्स निकालते थे, अगर पूरे भाग का निकालना होता था तो उसका समाकलन करते थे। वैसे ही अगर यहाँ पे छोटे से भाग का डेल्टा एल भाग का, जो डेल्टा एल या डीएल आपने लिखा है, डीएल भाग का जो चुंबकीय क्षेत्र आया डीबी आया, तो वो आपका अगर पूरे भाग का निकालना है तो आपको इसका क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। तो यहाँ से आपको इसका समाकलन कर देना है, समाकलन डीबी बराबर, वहाँ भी समाकलन लग जाएगा, समाकलन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा तो हट चुका है हम ना, क्योंकि साइन 90 1 हो चुका है, आइडियल बटा आर स्क्वायर, इतना आपके पास आ जाएगा। ठीक है, समाकलन दोनों में कर देना, मतलब पूरे भाग का निकालने का, अगर छोटे से भाग का निकल गया, पूरे भाग का आपको निकालना तो उसका समाकलन कर दो, पूरे भाग का आपको निकल जाएगा। तो यहाँ से समाकलन डीबी एक छोटे से भाग का चुंबकीय क्षेत्र था, तो समाकलन डीबी का मतलब पूरे भाग का चुंबकीय क्षेत्र, वो कितना आ जाएगा बी, वो कितना आ जाएगा बी। तो बी बराबर यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको बाहर ले लो। ठीक है, और आई अपॉन आर स्क्वायर को भी बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, केवल डीएल। ठीक है, क्या बाहर ले लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, बचा क्या, समाकलन डीएल। आप देखो डीएल क्या था, डीएल क्या है, डीएल एक छोटे से भाग का अल्पांश भाग का भाग है। ठीक है, ये कह सकते हो इस पूरी कुंडली के एक छोटा सा भाग है डीएल। डीएल अगर एक छोटा सा भाग है और अगर उसका आप समाकलन कर देते हो, डीएल अगर एक छोटा सा भाग है, अगर आप उसका समाकलन करते हो तो क्या मतलब, पूरा भाग। डीएल छोटा सा भाग, समाकलन का ये मतलब हो जाएगा पूरा भाग। तो यहाँ पे अब क्या लग जाएगा, ये पूरा भाग। ठीक है, डीएल छोटा सा भाग था, समाकलन का मतलब इस पूरे भाग की बात हो रही है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो समाकलन डीएल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 पाई आर, बराबर होता है वृत्त की परिधि के। ठीक है, बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि के। ये आपका कुंडली की परिधि समझ सकते हो, या वृत्त जो होता है उसकी परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, देखो ये कुंडली जो है इस टाइप से वृत्ताकार ही तो बनी हुई है, तो ये जो कुंडली है इसकी परिधि लग जाएगी क्या, यहाँ से 2 पाई आर, आर त्रिज्या है, 2 पाई आर इसकी परिधि हो जाएगी। ठीक है, देखो हम कह रहे हैं डीएल एक छोटा सा भाग था, समाकलन डीएल का मतलब पूरी कुंडली का भाग, पूरी कुंडली का भाग मतलब इसकी परिधि के बराबर। तो यहाँ से समाकलन डीएल बराबर 2 पाई आर बराबर वृत्त की परिधि। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वृत्त की परिधि या कुंडली की परिधि। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर, समाकलन डीएल की जगह 2 पाई आर, इस टाइप से। ठीक है, आप इसे हल कर सकते हो, 2 पाई से अगर 4 पाई को काटे तो 2 2 जा 4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 आ गया। अब यहाँ से अगर आर से आर स्क्वायर को काटो तो स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, म्यू नॉट आई और 2 और आर मिलके 2r, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, देख सकते हो ये आपका वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आ चुका है, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 2 और r मिलके 2r। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक सब आपको पता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सारे मात्रक आपको पता है, कोई भी मात्रक लिख सकते हो। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ठीक है, तो ये आपका है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र,
सिंपल देख सकते हो, पहले आपको डीएल के कार्ड चुंबकीय क्षेत्र छोटा वाला चुंबकीय क्षेत्र डीबी निकालना है। संपूर्ण कुंडली के निकालने के लिए आपको समाकलन डीबी कर देना है। समाकलन डीबी का मतलब बी हो जाएगा और समाकलन डीएल का मतलब पूरा कुंडली की परिधि के बराबर, मतलब 2πr रख देना। आपका फॉर्मूला आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाला आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, इसको यार आपको अच्छे से पूरा तैयार कर लेना। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको ये समझ में आ रहा होगा। पूरी कोशिश कर रहे हैं यार कि जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा वो लोग भी एक एक टॉपिक अच्छे से समझते चले। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है, पेपर में आते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे करा रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। आप देखते हैं अगला टॉपिक। तो आप देखो भैया, जो अगला टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला जो टॉपिक है ये है चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति। ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में जब कण कोई गति करता है तो उसके लिए कुछ सूत्र हैं, जैसे आवर्तकाल का सूत्र, उस मान लो आपका त्रिज्या आर का सूत्र और आवृत्ति का सूत्र। ठीक है, ये ऐसे फॉर्मूले हैं यहाँ से जिनसे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा फंसते हैं। ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण गति करता है तो उसके लिए त्रिज्या का क्या सूत्र होता है, आर का मतलब, आवृत्ति एन का क्या सूत्र होता है, आवर्तकाल का क्या सूत्र होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये पूछा भी जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति को समझाइए, इसके लिए सूत्र बताइए, और आपका इससे डेरिवेशन वो न्यूमेरिकल भी फंसते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूले इसके जरूर तैयार होने चाहिए। तो सिंपल समझते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति मतलब कि जब मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र है आपका, उस चुंबकीय क्षेत्र में आपका क्या करता है, कोई कण अगर गति करता है तो आपका उसके लिए आवर्तकाल या आवृत्ति और त्रिज्या का क्या सूत्र आता है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले लिखा, जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, मान लो आपके पास कोई पार्टिकल है, कोई कण है, वो जब चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में आपका क्या करता है, मोशन करता है, गति करता है, तब क्या होता है, तब उस पर एक अभिकेंद्री बल, उस पर कैसा बल कार्य करता है, अभिकेंद्री बल कार्य करता है, और यह चुंबकीय बल के बराबर होता है। ये जो अभिकेंद्री बल होता है ये चुंबकीय बल के बराबर होता है। ठीक है, जब भी कोई कण, जब भी कोई पार्टिकल आपका चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, मोशन करता है, गति करता है, तो उस पर क्या अलग कार्य करता है, एक अभिकेंद्री बल कार्य करता है, और ये अभिकेंद्री बल चुंबकीय बल के बराबर होता है। तो आप यहां से लिख सकते हो कि जो चुंबकीय बल होता है वो किसके बराबर होता है, अभिकेंद्री बल के। चुंबकीय बल बराबर होता है, चुंबकीय बल बराबर होता है किसके, अभिकेंद्री बल के। ठीक है, चुंबकीय बल किसके बराबर होता है भैया, अभिकेंद्री बल के। तो हमें चुंबकीय बल का भी सूत्र पता है, अभिकेंद्री बल का भी सूत्र पता है। देखो चुंबकीय बल का तो सूत्र अभी हमने सबसे पहला टॉपिक ही बताया था जब, तो F बराबर QVB sin थीटा बताया था, सूत्र बताया था ना, F बराबर QVB sin थीटा। तो यहाँ पे आपको केवल sin थीटा नहीं लेना, F बराबर QVB रख देना है। ठीक है, तो चुंबकीय बल आपको कितना रखना है, QVB, थीटा नहीं रखना। ठीक है, अभिकेंद्री बल का सूत्र जान लो, अभिकेंद्री बल बराबर होता है F बराबर mv²/r। ठीक है, mv²/r। ठीक है, जब कोई कण मान लो r त्रिज्या, मान लो कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है और वो r त्रिज्या के पथ में v वेग से गति करता है, तब अभिकेंद्री बल का सूत्र होता है F बराबर mv²/r, जहां m उस कण का द्रव्यमान, v उस कण का वेग और r उसकी मतलब उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका अभिकेंद्री बल कितना हो जाएगा, mv²/r। ठीक है, अभिकेंद्री बल है mv²/r और आपका जो चुंबकीय बल है वो है QVB। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से r की वैल्यू निकालना चाहो तो r को उधर भेज दो, तो r उधर चला जाएगा mv² और बटे में, ठीक है, mv² बटे में ये जो QVB इधर गुणे में था, इधर नीचे आ जाएगा QVB। ठीक है, देख सकते हो सिंपल है, यहाँ से आपका r उधर चला गया, QVB नीचे आ गया। अब अगर बात के ऊपर v² नीचे v, तो v से स्क्वायर कट जाएगा, तो r बराबर क्या आ जाएगा, mv/QB। क्या सूत्र आ जाएगा, r बराबर mv/QB। ये होता है r त्रिज्या का सूत्र। ठीक है, त्रिज्या का सूत्र होता है r बराबर mv/QB। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इनसे न्यूमेरिकल लगेंगे। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से आप चाहो तो आवर्तकाल निकाल सकते हो, आवर्तकाल का फॉर्मूला आप चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल t बराबर सूत्र होता है 2πr अपॉन में v। ठीक है, मान लो कोई कण अगर आपका वृत्ताकार पथ में, ठीक है, मान लो कोई कण अगर वृत्ताकार पथ में v वेग से गति करता है, तब उसका जो आवर्तकाल आता है, पहले तो इस वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr और बटे में v वेग, तो 2πr अपॉन में v। ठीक है, 2πr इसकी परिधि होती है इस वृत्ताकार पथ की। ठीक है, तो आवर्तकाल कितना हो जाता है, 2πr अपॉन में v। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला अगर बनाए तो 2πr, r की जगह आप क्या रख सकते हो, mv/QB और बटे में ये वाला भी। ठीक है, बटे में ये वाला भी था, इसको लिख दिया। आगे देखो, तो यहाँ से r की जगह ये रखा है mv/QB, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब t बराबर 2π इंटू
एम वी अपॉन क्यू बी, क्यू बी नीचे आ जाएगा तो एम वी बटे में वी पहले से था, वी इंटू क्यू बी। ध्यान से देख लो, 2 पाई ये है, एम वी वो है, क्यू बी नीचे आ गया तो क्यू बी इंटू वी। अब वी से वी कैंसिल हो जाएगा, टी का सूत्र क्या आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ठीक है, तो ये हमारे पास आवर्तकाल का सूत्र आ जाता है टी का। ठीक है, आवर्तकाल टी का सूत्र याद रखना 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल आएंगे, इसलिए आपको कहते हैं कि इसको सूत्र जरूर तैयार कर लेना। पहला ये त्रिज्या का सूत्र आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी, फिर है टी बराबर 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, फिर एक है आपका आवृत्ति का सूत्र। आवृत्ति का सूत्र याद रखना, आवृत्ति बराबर सूत्र याद रखना, आवृत्ति एन बराबर होता है 1 अपॉन में टी। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल। ठीक है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा टी, टी की जगह है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो यहाँ से सिंपल आपका क्यू बी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्यू बी सबसे नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। तो आवृत्ति का सूत्र भी याद रखना, एन बराबर होता है 2 पाई बी, सॉरी क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। ठीक है, आवृत्ति का सूत्र क्या होता है क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। तो चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति के लिए आपको ये 3 सूत्र याद रखने। पहला त्रिज्या का सूत्र आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी, आवर्तकाल का 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, और तीसरा आवृत्ति का सूत्र क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इनसे न्यूमेरिकल भी आते हैं, और अगर चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति के बारे में पूछा जाए तो इस टाइप से आप फॉर्मूले निकाल के दिखा सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए आपको अच्छे से बता दिया, तो इसको भी जल्दी से नोट करो। आप बात करते हैं अगला टॉपिक। तो आप देखो भैया, जो अगला टॉपिक होने वाला है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो कौन सा है, वो है आपका चुंबकीय द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने वैद्युत आवेश वाले में वैद्युत द्विध्रुव के लिए निकाला था, वैसे इसमें चुंबकीय द्विध्रुव के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो समझते इसे भी। कहा गया चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। तो सिंपल मान लेते हैं कि मान लो हमारे पास कोई चुंबकीय द्विध्रुव है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा है। जैसे उसमें वैद्युत द्विध्रुव था जो कि आपका वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा था, वैसे इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आपको मान लेना है। तो यहाँ से लिखते हैं, माना एम द्विध्रुव आघूर्ण वाला कोई चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पे रखा है। वैद्युत वाले में क्या होता था, हमारे पास जो द्विध्रुव आघूर्ण था वो था पी, उसे बोलते थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था ये। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और उसके लिए बल आघूर्ण का हमारे पास एक सूत्र भी था, टाउ बराबर पी साइन थीटा। ठीक है, ये वाला सबने पढ़ा था ना, टाउ बराबर पी साइन थीटा, पी द्विध्रुव आघूर्ण था। वैसे इसमें आपका एम होता है क्या, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ से लिखा गया, माना एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वाला कोई चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पे रखा है। आप लिखते हैं तब उसमें लगने वाला, या लिख सकते हो चुंबकीय द्विध्रुव पर। आप यहाँ से डेरिवेशन करने के लिए हम लिखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। हम क्या निकाल लेते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। ठीक है, टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा। जैसे इसमें होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा वैद्युत द्विध्रुव वाले में। ठीक है, ये आपका कौन सा होता है, वैद्युत द्विध्रुव। तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव वाले में क्या होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा। वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव वाले पे होता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। इसमें पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसमें ई आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो दोनों से तुलना भी करा दी आपको। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसको मान सकते हो समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो हम लोग क्या मानते हैं कि मान लो इस चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में कुछ विस्थापित किया जाता है। ठीक है, कितना विस्थापित किया जाता है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में डी थीटा विस्थापित करते हैं। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि देखो ऊर्जा निकालनी तो कार्य निकालना पड़ेगा, इसलिए लिख रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य, डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव को
चुंबकीय क्षेत्र में डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य। ठीक है, जो किया गया कार्य आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी डब्ल्यू, क्योंकि कार्य अगर निकल गया तो ऊर्जा आपकी स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगी। ठीक है, तो डी डब्ल्यू यहाँ से हो जाएगा कार्य, और वो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा क्या, चुंबकीय द्विध्रुव को आपने चुंबकीय क्षेत्र में डी थीटा घुमाया है या डी थीटा विस्थापित किया है, तो कार्य बराबर क्या होता है, सूत्र कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ से आपके पास क्या है, बल आघूर्ण है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ से जब बल आघूर्ण है तो यहाँ से हो जाएगा टाउ गुणे विस्थापन कितना, डी थीटा। ठीक है, कार्य का सीधा सीधा सूत्र याद रखो, बल गुणे विस्थापन। यहाँ पे बल की जगह बल आघूर्ण है तो टाउ, और विस्थापन डी थीटा, तो टाउ इंटू डी थीटा। तो यहाँ से हुआ डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। टाउ है हमारा ये चुंबकीय द्विध्रुव दोष, ठीक है, मतलब बलाघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण है। ठीक है, टाउ गया बलाघूर्ण। अब यहाँ से टाउ की वैल्यू कितनी, एम बी साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर एम बी साइन थीटा, और आगे ये डी थीटा है तो डी थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकला, डी डब्ल्यू निकला। ये क्या है डी डब्ल्यू, ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू है, जो कि डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा होता है। टाउ की वैल्यू एम बी साइन थीटा, तो आगे डी थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हमें निकला डी थीटा विस्थापित करने में किया गया। ठीक है, डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब अगर हम लोग संपूर्ण कार्य निकालें, डी थीटा एक छोटे से विस्थापन के लिए, अब अगर हम लोग ज़्यादा विस्थापन के लिए पूरा कार्य निकालना चाहें तो वो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका समाकलन करना होगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ से कि मान लो डी डब्ल्यू जो कार्य आया है, डी डब्ल्यू को अब हम लोग मान लो थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। ठीक है, विस्थापित करने में किया गया कार्य, ठीक है, वो कार्य कितना आ जाएगा, वो कार्य अब आ जाएगा डब्लू, वो कार्य कितना आ जाएगा डब्लू, और हम लोग इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, समाकलन डी डब्लू, इस टाइप से समाकलन डी डब्लू। ठीक है, समाकलन डी डब्लू, समाकलन डी डब्ल्यू। ठीक है, और आपने कितने से कितना किया, थीटा 1 से थीटा 2, तो यहाँ थीटा 1 होगा, यहाँ पे आपका थीटा 2 हो जाएगा। थीटा 1 और थीटा 2 यहाँ पे क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी। ये आपके पास है डी डब्ल्यू। ठीक है, हमने बताया ना, अगर छोटा सा कार्य है और आपको संपूर्ण कार्य निकालना है तो उसका समाकलन करना पड़ता है, इसलिए लिखा गया डी डब्ल्यू को थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर समाकलन थीटा 1 से थीटा 2 डी डब्ल्यू। ठीक है, आप डी डब्ल्यू की यहाँ से वैल्यू रख सकते हो, डब्ल्यू बराबर समाकलन थीटा 1 थीटा 2, यहाँ डी डब्ल्यू की वैल्यू एम बी साइन थीटा डी थीटा, एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लोग ये जो एम बी है इसको बाहर कर लो, डब्ल्यू बराबर एम बी को बाहर कर लो, थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, इतना रखो। ठीक है, ठीक है, अब अगर इसके आगे का सॉल्व करें तो हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। देखो, आपको समाकलन का मैथ वालों को तो फॉर्मूला पता होगा, लिख देना, चूंकि समाकलन जब साइन एक्स डी एक्स होता है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, जब इसमें कोई लिमिट नहीं होती तब सी लगता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं लगी तो सी लगता है, लेकिन जैसे यहाँ लिमिट लगी ना थीटा 1 से थीटा 2, तो यहाँ पे आपका सी नहीं लगेगा। लेकिन फॉर्मूले की बात है, समाकलन साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस का कॉस एक्स। तो यहाँ पे अगर एक्स की जगह थीटा है साइन थीटा डी थीटा का, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स की जगह थीटा, और यहाँ पे लिमिट लगी इसलिए सी नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर एम बी। ठीक है, समाकलन साइन थीटा डी थीटा का सूत्र होता है समाकलन साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स होता है, तो वैसे समाकलन साइन थीटा डी थीटा का माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि लिमिट भी लगी थीटा 1 से थीटा 2, इसलिए आपको यहाँ पे लिमिट भी लगा देनी, कितनी, थीटा 1 थीटा 2, इस टाइप से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे आगे सॉल्व कर लो, डब्ल्यू बराबर माइनस बाहर ले लो, माइनस एम बी, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ बाहर थीटा 1, यहाँ पे बाहर थीटा 2। ठीक है, इस टाइप से थीटा 1 से थीटा 2। आप देखो, एक बार आपको इस थीटा की जगह थीटा 2 रखना है, फिर बीच में माइनस लगाना है, फिर यहाँ पे एक बार थीटा 1 रखना है। देखो कैसे, डब्ल्यू बराबर माइनस एम बी, यहाँ पे एक बार थीटा की जगह थीटा 2 तो कॉस थीटा 2, फिर बीच में माइनस लगाओ, एक बार इस थीटा की जगह थीटा 1 तो कॉस थीटा 1। तो यहाँ से सूत्र आया डब्ल्यू बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, ये आपका क्या आया, कार्य आया, थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। आप लिख सकते हो यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित
हो जाता है। ठीक है, यही कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अब जब यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा तो कार्य बराबर हो जाएगा किसके, स्थितिज ऊर्जा U के। तो U बराबर सूत्र आ जाएगा माइनस का MB cos θ2 माइनस cos θ1। यही आपका स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आएगा, U बराबर माइनस MB cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है, यही आपके पास सूत्र आ जाएगा, U बराबर माइनस MB cos θ2 माइनस cos θ1। इसे आप चाहो तो प्लस, ये जो माइनस इसको अगर अंदर भी कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो इस टाइप से भी बना सकते हो, U बराबर माइनस अगर अंदर चला जाए तो U बराबर MB, माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस का cos θ2 हो जाएगा और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा cos θ1। इसे आप चाहो तो इस टाइप से भी बना सकते हो, U बराबर MB, यहाँ पे cos θ1 पहले कर लो क्योंकि प्लस का है तो cos θ1 माइनस cos θ2। तो एक फॉर्मूला इस टाइप से भी बन सकता है, U बराबर MB cos θ1 माइनस cos θ2, या इस टाइप से U बराबर माइनस MB cos θ2 माइनस cos θ1। तो ये सूत्र किसका निकल के आया, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, कैसे निकला एक बार डेरिवेशन समझ लो। सबसे पहले लिखा गया, माना M द्विध्रुव आघूर्ण वाला कोई चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पे रखा है, तब चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर MB sin थीटा, और चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होता है, कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। यहाँ पे बल की जगह बल आघूर्ण तो बल आघूर्ण गुणे विस्थापन, बल आघूर्ण टाउ गुणे डी थीटा, टाउ MB sin थीटा डी थीटा। अब DW जो छोटा सा कार्य आया है तो पूरा कार्य निकालने के लिए DW को θ1 से θ2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य समाकलन कर देंगे। तो W बराबर समाकलन DW, लिमिट लगी θ1 से θ2। अब DW की वैल्यू यहाँ रख दो। अब MB बाहर कर लो, sin थीटा डी थीटा, समाकलन sin x dx का सूत्र होता है माइनस cos x प्लस c, लेकिन यहाँ पे लिमिट लगी इसलिए यहाँ पे c नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे c क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं, देखो सूत्र लिमिट नहीं का होता है, अगर लिमिट लगी हो तो c नहीं लगाना, अगर लिमिट लगी हो तो c लगा लेना, c एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इसमें लिमिट नहीं लगी थी इसलिए हमने यहाँ पे c का यूज नहीं किया, इसकी जगह sin थीटा डी थीटा की जगह माइनस cos थीटा, लिमिट लगी θ1 से θ2, एक बार इसकी जगह थीटा की जगह θ1 थीटा, देखो एक बार इस थीटा की जगह क्या रखो, ऊपर वाला θ2, एक बार इस थीटा की जगह एक बार θ1, हल कर लो। ये कार्य जो W बराबर माइनस MB cos θ2 माइनस cos θ1 आया, और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस MB cos θ2 माइनस cos θ1। अब अगर इस माइनस को अंदर कर दो तो ये सूत्र बन जाएगा U बराबर MB cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये सूत्र काम का है, इंपॉर्टेंट सूत्र है, इससे न्यूमेरिकल भी लगेंगे और ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको ये डेरिवेशन भी समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप लोग क्या करो, इसको भी नोट कर लो। अब बात करते हैं हम लोग अगला टॉपिक, सभी टॉपिक यार इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको समझना है, तो जल्दी से इसे नोट कर लो। तो आप बात करते हैं भैया अगला डेरिवेशन, ये जो डेरिवेशन होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। डेरिवेशन हमारा, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र का व्यंजक लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, हर साल पूछा जाता है और इससे एक टॉपिक ये बनता है 1 एम्पीयर की परिभाषा लिखिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होता है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र का व्यंजक लिखिए तथा 1 एम्पीयर की परिभाषा भी दीजिए। 1 एम्पीयर की परिभाषा भी यहीं से बनती है, अभी उसको भी बता देंगे। तो अच्छे से इस टॉपिक को समझना, इंपॉर्टेंट यार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सिंपल समझते इसे। तो यहाँ से माना PQ तथा RS दो समांतर धारावाही चालक तार हैं जिनमें धारा I1 व I2 बह रही है तथा इनके बीच की दूरी R है। ठीक है, हमने मान लिया दो समांतर धारावाही चालक तार है, एक ये हमारे पास PQ है जिसपे I1 धारा बह रही है, एक हमारे पास ये तार RS है जिसपे I2 धारा बह रही है, और हमने ये भी मान लिया कि इन दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी है, R है। ठीक है, अभी हमने एक पढ़ा था कौन सा, वो वाला जिसमें हमने वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पे निकाला था, तो उसके लिए हमने माना था एक धारावाही चालक तार है जिसको मोड़ के एक वृत्ताकार कुंडली इस टाइप से बनाई गई थी। ठीक है, तो उसमें एक धारावाही तार था जिसके कारण कुंडली बनी थी, तो वही वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा जिससे बल निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें एक धारावाही चालक तार था जिसके कारण हमने कुंडली बनाई और उसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र निकाला था, कौन सा, B बराबर म्यू नॉट अपॉन क्या था,
म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, ये वाला सूत्र निकला था ना, तो वही वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा ये वाला, और इसी से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि वहाँ एक धारावाही तार था, यहाँ पे दो है, तो एक के कारण दूसरे पे चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र तो यही आ जाएगा ना, तो इसी सूत्र से हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो सिंपल पहले इतना समझे कि नहीं, चित्र में क्या बना है, दो तार है PQRS, एक पे I1 धारा बह रही है, एक पे I2 धारा बह रही है, इस पे बल F लग रहा है, और यहाँ पे आपका दोनों के बीच की दूरी R है। तो हमने सबसे पहले लिख दिया, माना PQ तथा RS दो समांतर धारावाही चालक तार हैं जिनमें धारा I1 व I2 बह रही है, और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। इतना हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं, मान लो ये जैसे PQ तार है, इसके कारण इस RS पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो लिखते हैं PQ तार के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, RS तार के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, मान लो एक तार के कारण हम लोग क्या कह रहे हैं, दूसरे तार में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। ठीक है, एक धारावाही चालक तार के कारण दूसरे धारावाही चालक तार के किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, उसका सूत्र क्या हो जाएगा, उसका सूत्र आपका हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r सूत्र निकला था, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ठीक है, और यहाँ पे आपका धारा कौन सी लगेगी, जब आप एक तार के कारण दूसरे तार में निकाल लो तो आपको धारा कौन सी लगानी पड़ेगी, आपको धारा वही लगानी पड़ेगी जिसके कारण आप निकाल लो। ठीक है, हम निकाल रहे हैं PQ तार के कारण RS के किसी बिंदु पर, तो PQ में जो धारा बह रही होगी उसके कारण ही तो आप RS पे निकालोगे, तो यहाँ पे आपकी धारा कौन सी हो जाएगी I1, और चुंबकीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा B1। ये आपको याद रखना, B1 बराबर सूत्र होगा म्यू नॉट I1 अपॉन में 2r। ठीक है, ध्यान से समझो, एक तार PQ है, एक धारावाही चालक तार, जैसे हमने अभी पढ़ा था वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, उसमें एक तार था जिसको हमने कुंडली के रूप में मोड़ा और सूत्र निकाला B बराबर म्यू नॉट I अपॉन में 2r। यहाँ पे दो तार है, तो एक तार के कारण दूसरे तार पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो माना PQ तार के कारण RS तार के किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, यहाँ से हम पहले तार के कारण दूसरे पे निकाल है, इसलिए B1 बराबर निकालेंगे, तो B1 बराबर म्यू नॉट, यहाँ पे पहले तार की धारा I1 बटे में बीच की दूरी R, तो B1 बराबर म्यू नॉट I1 अपॉन में 2r। ठीक है, तो इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये अभी हमारे पास क्या निकला है, चुंबकीय क्षेत्र। अब इस पे कुछ बल भी कार्यरत होगा, तो इस पहले तार के कारण जो यहाँ पे बल कार्यरत होगा, अब उस बल का सूत्र क्या होगा, देखो बल का एक सूत्र होता है F बराबर IBL साइन थीटा। ठीक है, एक हमने अभी बताया था लॉरेंज बल का सूत्र QVB साइन थीटा, एक आपको क्या याद रखना है, IBL साइन थीटा। जब लंबाई होती है तब सूत्र होता है F बराबर IBL साइन थीटा, जब धारा होती है और तार की लंबाई होती है तब बल का सूत्र होता है F बराबर IBL साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा, और हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर से हम लोग लिखेंगे सिंपल। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ पर से आपका बल लगेगा, तो सिंपल हम लिखेंगे ये जो तार RS है इसकी लंबाई पे लगने वाला बल, तो यहाँ से लिखते हैं तार RS की, तार हमारे पास ये जो दूसरा तार है तार RS की, मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं कैपिटल L है, तो तार RS की प्रति लंबाई, या लंबाई लिख सकते हो सीधा सीधा, प्रति लंबाई ना, तार RS की लंबाई L पर लगने वाला बल। ठीक है, लगने वाला बल, अब किस पे लग रहा है ये बल, ये बल लग रहा है RS तार पे, तो F का जो सूत्र होगा F बराबर सूत्र हो जाएगा, धारा आपकी किसकी होगी, RS तार वाली I2, और चुंबकीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा भाई, B1 वाला, क्योंकि इस पे ही चुंबकीय क्षेत्र लगा है, इसके कारण ही आपका दूसरे तार पे लगा है, तो I2 B1, और आपका उसकी लंबाई कितनी L, तो I2 B1 L साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से जो बल का सूत्र आएगा वो आएगा F बराबर I2 B1 L साइन थीटा। आप B1 की वैल्यू यहाँ से हमें पता है, तो हम यहाँ से B1 की वैल्यू रख देंगे, तो F बराबर हो जाएगा I2 इंटू B1 की वैल्यू है म्यू नॉट I1 अपॉन में 2r, और आगे क्या है L और साइन थीटा, यही तो वैल्यू है, देख लो सिंपल, I2 की जगह I2, यहाँ पे B1 की जगह म्यू नॉट I1 अपॉन 2r, और आगे L साइन थीटा। ठीक है, अब ये जैसे L इधर गुणे में, अगर हम इसे नीचे यहाँ पे ले ले, F के बट्टे में ले ले तो भाग में आ जाएगा, तो F इसको नीचे भाग में ले लो, तो F बटा L बराबर वहाँ से कितना आ जाएगा, म्यू नॉट। ठीक है, म्यू नॉट, और यहाँ पे I1 और I2 गुणा कर दो, I1 I2 बटे में 2r साइन थीटा, यही चीज़ तो आएगा, देख लो ध्यान से, ये L हमने नीचे ले लिया इसके, तो F बटा L बराबर म्यू नॉट I1 I2 बटा 2r साइन थीटा। ठीक है, ये आपका सूत्र आ जाता है बल का। ठीक है, ये आपके पास सूत्र आ जाता है बल का।
ठीक है, ये आपके पास सूत्र क्या आ जाता है, बल का। और जैसे आपने देखा था जब धारावाही कुंडली थी तो कुंडली के जब यहाँ पे हमने देखा था तो कोण कितना बना था, 90 डिग्री का। वैसे ही आप जब दूरी r पे निकालोगे तो यहाँ पे भी कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। जब थीटा 90 हो जाएगा तब आपका सूत्र यहाँ से क्या आ जाएगा, F/L बराबर म्यू नॉट I1I2/2r। इसे ऐसे लिख सकते हो, I1I2/2r इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह 90 रख दो। तो यहाँ से F/L बराबर सूत्र क्या आ गया, म्यू नॉट I1I2/2r। साइन 90 का मान 1 होता है तो सिंपल 1 हो जाएगा। और यही आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, F/L बराबर म्यू नॉट I1I2/2r। ये सिंपल आपको एम्पियर की परिभाषा इससे निकाल सकते हो। और आप चाहो तो अगर यहाँ पे अभी देखो ना करना चाहो तो L को यही रखे रहना, ठीक है, L को यही रखे रहना। जो L हमने पहले ले लिया आप लोग अभी L को यही रखे रहो। बाद में जब हम लोग एम्पियर की परिभाषा बनाएंगे तब हम लोग L को नीचे ले लेंगे। इस टाइप से आपका सूत्र आएगा, F/L बराबर म्यू नॉट I1I2/2r। ठीक है, लिख सकते हो यही बल का सूत्र है। ठीक है, यही बल का सूत्र है, यही बल का सूत्र है इस टाइप से। ठीक है, यही बल का सूत्र है। अब आपसे पूछी जाती 1 एम्पियर की परिभाषा। आप क्या पूछी जाती, 1 एम्पियर की परिभाषा। तो 1 एम्पियर की परिभाषा हम आपको यहाँ पे लिखते हैं, फिर समझाते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट परिभाषा, इसको भी याद रखना है, 1 एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, पहले ये आपको डेरिवेशन इसी टाइप से कर देना है। पहले 2 तार थे तो माना PQ तथा RS 2 समांतर धारावाही चालक तार जिसमें धारा I1 Y2 बह रही है तथा इनके बीच की दूरी R है। तब पहले PQ तार के कारण RS तार के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र V1 बराबर म्यू नॉट I1/2r। फिर तार RS की लंबाई L पर लगने वाला बल क्या निकला, F बराबर IBL साइन थीटा होता है। धारा तो दूसरे तार पे I2 थी, चुंबकीय क्षेत्र पहले वाले के कारण लगा I2 B1 L साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर से B1 की वैल्यू रखी गई और सूत्र बना है बराबर म्यू नॉट I1I2L/2r साइन थीटा। L को अगर हम ये गुणे में नीचे ले ले भाग में आ जाएगा, F/L बराबर म्यू नॉट I1I2/2r साइन 90। ठीक है, 90 क्यों हुआ, क्योंकि थीटा यहाँ से 90 हो जाएगा। यहाँ लिख लेना, यही लिख लो चलो कि चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जैसे जब एक तार था उसको हमने धारावाही कुंडली के रूप में मोड़ा तो उसमें कौन 90 हुआ, वैसे इसमें भी 90 होगा। तो थीटा 90 हो जाएगा, साइन 90, साइन 90 का मान 1। तो F/L बराबर म्यू नॉट I1I2/2r। तो यही आपका बल का सूत्र है। ठीक है, जो धारावाही चालकों के बीच में जो बल लगता है उस बल का सूत्र है। ठीक है, अब बात आती है 1 एम्पियर की परिभाषा। तो हम आपको यहाँ पे 1 एम्पियर की परिभाषा लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, तो एम्पियर की परिभाषा यहाँ पे हमने लिखी है। इसको समझने से पहले एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, हमने एक चीज़ थोड़ा गड़बड़ कर दी है, उसके लिए सॉरी। क्योंकि यार आज थोड़ा तबीयत भी नहीं सही, बुखार भी है, दवाई खा रखी है, लेकिन फिर भी यार कुछ ना कुछ पूरी कोशिश कर रहा है सही से पढ़ाए, लेकिन फिर भी गलत हो रहा है, तो उसके लिए दिल से सॉरी चाहते हैं। इसमें एक चीज़ गड़बड़ हुआ, जानते हो क्या, इसमें आपको फॉर्मूला क्या रखना था, इसमें आपको फॉर्मूला रखना है ये वाला। ठीक है, B1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन में R। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको रखना है। ये फॉर्मूला किसका होता है, एम्पियर के परिपथी नियम का। एम्पियर का परिपथी नियम अभी आपको बताएंगे। एम्पियर के परिपथी नियम का आपको यहाँ पे फॉर्मूला रखना था, B1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन में R। ठीक है, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, आपको बस यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, बस आपको यहाँ पे एम्पियर के परिपथी नियम का जो फॉर्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, ये वाला फॉर्मूला रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वैल्यू सेम म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यहाँ पे आपका 2 पाई R कर देना, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। जहाँ 2 लिखा है बस आपको पाई लगा देना। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 2 था और पाई था इसको बाहर ले लो, 2 पाई हो जाएगा, ये आपका 2 पाई हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है यार, क्योंकि आज बता रहे हैं ना, पूरी कोशिश कर रहे हैं पूरा सही करें, क्योंकि आज थोड़ा दिमाग तबीयत सही नहीं है तो उसके लिए थोड़ा कम काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। तो सिंपल क्या गड़बड़ था यहाँ पे, केवल यहाँ पे पाई आपको लगाना है। हम आपको कौन सा सूत्र पहले बताए थे, जो म्यू नॉट I/R था, वो था आपका वृत्ताकार धारावाही कुंडली के गेंद बचों के क्षेत्र। लेकिन आपको यहाँ पे सूत्र कौन सा लगाना है, एम्पियर के परिपथी नियम के कारण। एम्पियर के परिपथी नियम के कारण आपका देखो, एम्पियर का परिपथी नियम अभी आपको पढ़ाएंगे। सिंपल क्या होता है उसमें आपका क्या होता है, सिंपल इस टाइप से एक तार होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक पथ मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके कारण जो सूत्र आता है वो आपका ये वाला आता है। अभी आपको एम्पियर का परिपथी नियम कराएंगे। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन ना करो। तो ये वाला सूत्र लगता है यहाँ पे, B बराबर म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 अपॉन में R। ठीक है, तो बस आपका अब पूरा डेरिवेशन सही है। F/L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1I2/2R। अब इसके लिए यहाँ पर से समझना एम्पियर, ये जो 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे बनती है। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, बस गड़बड़ कहाँ था, यहाँ पे ये म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई होता है। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई होगा, तो यहाँ तक यही चीज़ आएगा। आप फॉर्मूला सही है, यही बल का सूत्र है। अब 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे आएगी वो समझना। यदि यहाँ से लिखते हैं, यदि L बराबर 1 मीटर हो जाए, जो लंबाई है वो 1 मीटर हो जाए।
ठीक है, यदि लंबाई 1 मीटर हो जाए। और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, हमने आपको बता रखा है कि इसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की कितनी होती है, 10⁻⁻7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। आगे यहाँ पे जो 4 है, इसका 4 का अगर हम यहाँ से क्या करें, 4 पाई की जगह हम 2 पाई यहाँ बचा लें तो 2 पाई गुणे 2 हो जाएगा, तभी तो 2 2 जा 4 पाई होगा। तो इस 2 को हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहुँचा देते, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुणे 10⁻⁻7। ठीक है, समझ में आया कि नहीं कैसे हुआ। ये 2 अगर यहाँ पे आ जाए 2 2 जा 4 पाई हो जाएगा, तो मतलब वही 2 वहाँ पे भेजा गया है, तो 2 गुणे 10⁻⁻7 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, और आपका मात्रक क्या था, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, अब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को 2 गुणे 10⁻⁻7 कर दिया। अब अगर यहाँ पे जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी जो r है, बीच की दूरी r है, उसको भी हम क्या कर दें, 1 मीटर की कर दें। ठीक है, उसको भी 1 मीटर की कर दें। और ये जो धारा I1 और I2 है, धारा I1 I2 बराबर कर दें। ठीक है, धारा I1 I2 बराबर कर दें और इसका मान भी क्या कर दें, 1। ठीक है, तो यहाँ पर से आपके पास क्या आ जाएगा, बल F बचा, केवल F ये आया F। ठीक है, L की जगह क्या हुआ, नीचे देखो दिख रहा होगा, L की जगह 1 मीटर माना तो 1 हो गया, बराबर में म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की जगह 2 गुणे 10⁻⁻7 इंटू I1 I2 को बराबर किया हमने 1 के। ठीक है, 1 के बराबर किया तो I1 I2 की जगह 1 गुणे 1 बटे में R2 इंटू R की जगह कितना हो गया, R की जगह 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास हुआ। तो अभी यार ये आपका 2 कहाँ से आ गया, ठीक है, क्योंकि 2 पाई तो बाहर ले लिया ना, तो ये आपका केवल R ही तो बचेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे था। आप देखो सिंपल, देखो F बटा L था तो L की जगह 1 रखा हमने। अब यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 गुणे 10⁻⁻7, I1 I2 को 1 के इक्वल माना तो 1 गुणे 1 हो गया, बटे में R की जगह हमने 1 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर से सारी वैल्यू 1 1 हो गई। तो यहाँ पर से अगर आप मान निकालोगे बल का, तो बल को जब सॉल्व करोगे F बराबर कितना आएगा, सीधा सीधा 2 गुणे 10⁻⁻7 न्यूटन का। ध्यान से देख लो कैसे आया, सिंपल। यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे 1 इंटू 1 बटा 1 सीधा सीधा 1 आ जाएगा, बटे में भी 1 है, तो F का मान कितना आएगा, 2 गुणे 10⁻⁻7 न्यूटन। तो परिभाषा यहीं से बनती है, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखा जाता है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी कितनी होनी चाहिए, बीच की दूरी 1 मीटर की होनी चाहिए। निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित समांतर धारावाही चालक तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई मतलब L का मान भी कितना होना चाहिए, 1 मीटर। प्रति मीटर लंबाई कहा गया, प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणे 10⁻⁻7 न्यूटन का बल कितना लगे, 2 गुणे 10⁻⁻7 न्यूटन का बल लगे, तो वो धारा जो I1 और I2 होती है वो 1 एम्पियर की धारा होती है। ठीक है, I1 और I2 धारा 1 एम्पियर की तब होगी, 1 एम्पियर की परिभाषा ये होगी जब आपका तार की लंबाई भी 1 मीटर हो, बीच की दूरी भी 1 मीटर हो, तब जो बल लगता है, अगर वो 2 गुणे 10⁻⁻7 न्यूटन का बल लगता है, तो वो धारा 1 एम्पियर की कहलाएगी। ठीक है, वो धारा 1 एम्पियर की कहलाएगी। बस आपको सिंपल पहले देखो, जब इतने तक सूत्र निकल आए, इसके बाद पहले ये लिख लेना, यदि L बराबर 1 मीटर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बराबर 2 गुणे 10⁻⁻7, बीच की दूरी R बराबर 1 मीटर, धारा I1 I2 1 एम्पियर हो जाए, तब आपका यहाँ से कितना निकल के आएगा, F बराबर 2 गुणे 10⁻⁻7। इसके बाद आपको 1 एम्पियर की परिभाषा लिखनी क्या, कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित समांतर धारावाही चालक तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पे 2 गुणे 10⁻�7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। समझ रहे हो ना, मतलब 1 एम्पियर ऐसी धारा है जो कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी, मतलब R का मान 1 मीटर होना चाहिए, और स्थित समांतर धारावाही चालक तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की लंबाई कितनी होनी चाहिए, प्रति मीटर, मतलब कि 1 मीटर लंबाई भी होनी चाहिए। तब आपका जो बल लगता है वो कितना लगता है, 2 गुणे 10⁻�7 न्यूटन का, और यही धारा क्या कहलाती है, 1 एम्पियर की धारा कहलाती है। तो सिंपल ये जो डेरिवेशन आपसे पूछेगा, कैसे पेपर में पूछा जाएगा, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र का निगमन कीजिए और 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। तो आपको इस टाइप से ये पूरा निगमन कर देना है, फिर इसके बाद ये नोट कर लेना, तब एम्पियर की परिभाषा लिख देना, पूरा आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। बस इसमें एम्पियर के परिपथी नियम वाला फॉर्मूला लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। तो अब हम आपको पढ़ा देते हैं एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग उसमें देखोगे ये वाला फॉर्मूला आपका आएगा, तो तब आपको पता चल जाएगा ये फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, और आपका अब ये पूरा डेरिवेशन सही है, केवल गड़बड़ यहाँ पे पाई हमने नहीं लगाया था। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। आप देखते हैं एम्पियर का परिपथी नियम।
तो भैया आप देख लेते हैं एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना, पेपर में हर साल आता है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो समझने का थोड़ा प्रयास करना, अगर आवाज़ थोड़ी धीमी आए तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि बताया आपसे थोड़ा तबीयत हमारी दिक्कत में है, ठीक है। तो बात करें एम्पियर का परिपथी नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर से जरूर आपको तैयार करना है, ठीक है। तो कहा गया, परिभाषा पढ़ लो, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पृष्ठ द्वारा घिरे कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, मान लो कोई बंद परिपथ है, तो उस बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन होता है वो पृष्ठ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। जैसे आपने गॉस की प्रमेय पढ़ा था, गॉस की प्रमेय में क्या था, फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा था कि नहीं गॉस की प्रमेय, उसमें कहा गया था कि आपका Q का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। वैसे इसमें होता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन होता है वो पृष्ठ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। जैसे उसमें Q का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना था गॉस की प्रमेय में, वैसे इसमें म्यू नॉट का क्या होता है, म्यू नॉट का आपका कहा गया कितना, I का म्यू नॉट गुना होता है, सॉरी I का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ से कहा क्या गया, आपसे कहा गया है कि बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, तो रेखीय समाकलन के लिए देखो समाकलन का तो ये चिन्ह होता है, रेखीय समाकलन के लिए आपको इस टाइप से बना देना है, ठीक है। ये होता है रेखीय समाकलन, किसका रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का, तो वो हो जाएगा B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, इसे कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, ठीक है। अब कहा गया ये किसके बराबर होगा, पृष्ठ द्वारा घिरी कुल धारा I का, कुल धारा I का कितना गुना होगा, म्यू नॉट गुना होगा, तो I इंटू म्यू नॉट, और यही एम्पियर का परिपथी नियम है, समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू I इंटू म्यू नॉट, जहाँ I धारा म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है। तो ये आपका एम्पियर का परिपथी नियम है। एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, मतलब आपका रेखीय समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर I धारा का म्यू नॉट गुना होता है, I इंटू म्यू नॉट होता है, तो यहाँ से रेखीय समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू I इंटू म्यू नॉट, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसका एक अनुप्रयोग है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसी का अनुप्रयोग है एम्पियर के परिपथी नियम का। ये भी पूछा जाता है तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको इस टाइप से एक तार लेना है, ठीक है। अब इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ पे हम एक पृष्ठ मान लेते हैं, इस टाइप से एक पृष्ठ मान लिया गया है। मानते हैं इस तार से मान लो r दूरी पे यहाँ पे एक बिंदु P है, जिस पे एक छोटा सा भाग क्या है, dl है, हमारा एक छोटा सा भाग dl है, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B कार्यरत है। यहाँ पे एक चीज़ माना गया है कि dl और B एक ही दिशा में कार्यरत हैं। ये यहाँ पे इस पॉइंट को O नाम दिया गया है, और ये जो बीच की दूरी इसे नाम दिया गया R, और हमने ये भी माना कि इसमें कौन सी धारा बह रही, I। चित्र समझ सकते हो कैसा बना हुआ है, ठीक है। एक धारावाही चालक तार है जिसमें I धारा बह रही है, बीच में बिंदु O है, O से R दूरी पे एक बिंदु P है जिस पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इस बिंदु P पर dl जो छोटा सा भाग या अल्पांश भाग है और चुंबकीय क्षेत्र भी एक ही दिशा में कार्यरत है। हमने लिखा कि माना XY, इस तार को नाम दे देते XY, माना XY एक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। कहा गया तार से R दूरी पे एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तार से R दूरी पे एक बिंदु P है जिस पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और ये भी याद रखना है इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र B और जो छोटा सा भाग या अल्पांश भाग dl है एक ही दिशा में कार्यरत है, ठीक है। अब यहाँ से लिखा गया एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथी नियम क्या है, समाकलन रेखीय समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू I इंटू म्यू नॉट, या म्यू नॉट I लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट I, ठीक है भाई, I का म्यू नॉट गुना, ठीक है, I का म्यू नॉट गुना, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या आया, एम्पियर के परिपथी नियम से हमने लगाया रेखीय समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट I। अब जब ये वेक्टर हटेगा तो यहाँ से जब B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, तो आप उससे क्या लिख सकते हो, B dl cos थीटा, जैसे उसमें था क्या था, समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ऐसे था गॉस वाले में, गॉस की प्रमेय Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था कि नहीं, बताओ, इसे था ना गॉस की प्रमेय, उसमें हम क्या लिख देते थे, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर को E dA cos थीटा बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है कुछ,
वही चित्त तो है ये, देख लो वही चित्त तो है। उसमें जैसे ई डी ए था, डी ए छोटा सा भाग था, इसमें डी एल छोटा सा भाग है, तो बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट आई। सेम चीज़ है कि नहीं, गॉस की प्रमेय वाला याद करो, ठीक है। तो सिंपल अब यहाँ से क्या हो गया, जब इतना आया बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट आई। अब हमने लिखा चूंकि बी वेक्टर व डी एल वेक्टर एक ही दिशा में है, यहाँ से हमने बताया बी वेक्टर और डी एल वेक्टर एक ही दिशा में है, तब थीटा का मान हो जाएगा 0। तब यहाँ से हो जाएगा रेखी समाकलन बी डी एल कॉस 0 बराबर म्यू नॉट आई, और कॉस 0 का मान 1, तो रेखी समाकलन बी डी एल इंटू 1 बराबर म्यू नॉट आई। तब यहाँ से b को आपको बाहर ले लेना, रेखी समाकलन dl बराबर म्यू नॉट आई। अब ये जो समाकलन dl एक छोटा सा भाग है, समाकलन dl का मतलब पूरे इस वृत्ताकार परिधि, ठीक है, पूरे इस वृत्ताकार पथ की परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, त्रिज्या r इसलिए 2 पाई आर, तो b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। तब यहाँ से अगर b का मान निकालो तो यहाँ से 2 पाई आर को उधर भेज दो, तो म्यू नॉट अपॉन में ये 2 पाई और i बटे में r, ये आपका सूत्र आ जाएगा। ये आपका किसके लिए है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र b बराबर म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई i अपॉन r। यही सूत्र अभी आपका लगा था किसमें, दो समानता धारावाही चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा हमने गलत कर दिया था, सूत्र आपका ये वाला लगना था b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i अपॉन में r, ठीक है। तो यही वाला सूत्र लगा के वहाँ पे वाला डेरिवेशन हुआ था। तो ये टॉपिक क्लियर है। अब एक टॉपिक इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और बचता है, अब उसको देख लेते हैं। तो जल्दी से इसे नोट करो, अब बात करते हैं उसकी। तो अब इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक समझ लो, ये है चल कुंडली धारामापी, जो कि 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हर साल पूछा जाता है चल कुंडली धारामापी, और इसके प्रकार निलंबित कुंडली धारामापी और कीलकित कुंडली धारामापी। तो ये 5 नंबर का टॉपिक है और इसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। इसके लिए एक अलग वीडियो बनाए। ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो जो देख रहे हो ना वीडियो, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे, आपको हम इसकी लिंक दे देंगे। चल कुंडली धारामापी वाली बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने उसमें निलंबित कुंडली धारामापी, कीलकित कुंडली धारामापी दोनों को बताए हुए हैं, उसको आपको जाके पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके, 5 नंबर वाला क्वेश्चन था इसलिए हमने उसको पहले ही बता रखा है। तो आपको सिंपल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना, वहां पे आपको दिख जाएगा, या तो आपको वीडियो में यहाँ पे लास्ट में भी लगा देंगे कोशिश करके, उसको जाके आप लोग देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जान लो आपको देखना ही देखना है, ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, पेपर में आता है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करना है। और आपका इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट है। थोड़ा सा तबीयत कम सही थी, तो इसलिए थोड़ा सा अगर गड़बड़ हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो यार, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, सिंपल जाके इसे आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और अगर ये वीडियो की लिंक आप न ढूंढ पाओ तो कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।